स्टार्ट। ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आलोक यादव फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग पर। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि समय हो गया है 9:15। ठीक। तो क्लास का टाइम हो गया 9:15 का, तो आप लोग लाइव हो जाइए जिनको लिंक मिल गया जल्दी से। और दूसरी चीज़, आज का जो सेशन रखा था वो वोकेबलरी के लिए था, और वोकेबलरी में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं उसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं उसी को आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो today's topic is one word substitution। सही। तो आप जैसा जानते हैं कि आप कोई भी वनडे एग्जाम दें तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सेगमेंट होता है जिसमें एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और उनमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से एक जो सही है वो आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इसमें देखिए आपके स्क्रीन पर अभी क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, पढ़िएगा, सेंटेंस पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही लगे आपको कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा, फिर हम आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि कौन सा सही है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। लिखा है मेनिया फॉर ट्रेवल। मेनिया फॉर ट्रेवल है ना। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ड्रोमोमेनिया, पायरोमेनिया, बिब्लोमेनिया और लोगोमेनिया। अब 4 ऑप्शंस में टिक करके बताइएगा, मतलब टिक क्या करना है, इसमें आपको टाइप करना है कि विच इज़ द करेक्ट आंसर। मेनिया फॉर ट्रेवल, जैसे मेनिया आप जानते ही हैं, मेनिया किसके लिए आता है। मेनिया हो या फोबिया हो, एक तरीके से इसको आप समझ लिए एक डर होता है ना। तो जो डर होता है वो फोबिया या मेनिया बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ट्रेवल, बहुत से लोगों को जैसे ऊंचाई से डर लगता है, आग से डर लगता है, पानी से लगता है, भीड़ से लगता है, बंद जगहों से लगता है ना। तो उसी तरीके का एक ये मेनिया है जो ट्रेवल, यानी कि लोगों को ट्रेवल करने से डर लगता है, उसमें बताइएगा कौन सा सही है। देखिए मेनिया फॉर ट्रेवल में इसमें जो फर्स्ट आंसर लिखा हुआ है ड्रोमोमेनिया, ड्रोमोमेनिया, ये सही है आपका। ठीक, क्यों सही है, क्योंकि बाकी ऑप्शन अगर आप देखें तो बी में लिखा है पायरोमेनिया, पायरो का मतलब होता है फायर, आग से। फिर बिब्लियोमेनिया, ये आपका बुक से है, किताबों से। और लास्ट में लिखा है लोगो मेनिया, ये लोगो मतलब वर्ड होता है, शब्द, तो इससे डर है। लेकिन जो आपका आंसर है वो है मेनिया फॉर ट्रेवल, इसमें ड्रोमोमेनिया सही आंसर है, तो इसको टिक कर दिएगा। फर्स्ट का ए आंसर करेक्ट होगा, ड्रोमोमेनिया। ठीक, देखिए आप क्या करिए, वन वर्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबलरी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो बाकी के 2-3 ऑप्शन होते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरे एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स या कहीं और दूसरे वर्ड में आ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, अब पढ़ते हैं इसको। लिखा है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, बताइए इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपके हिसाब से कौन सा सही है इसमें से। पहला है फ्लाउंडर, फाउंडर, फंबल और फिंगर। जल्दी से आंसर करिएगा, इनमें से कौन सा सही है। जी, लिखा है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, यानी कि कोई आदमी है स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, हेल्पलेसली मतलब बहुत ही असहायपूर्ण ढंग से, यानी कि मुश्किल हालातों में। तो इसके लिए कौन सा वर्ड सही होगा। पहला है फ्लाउंडर, दूसरा है फाउंडर, तीसरा फंबल एंड डी
फिंगर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो बताइए विच वन इज करेक्ट। देखिए फ्लाउंडर जो शब्द लिखा हुआ है वो वर्ब भी है और नाउन भी है। इसका एक मीनिंग होता है एक छोटे तरह की समुद्री मछली, फ्लाउंडर भी कहते हैं, और यह अटकना या घबरा जाना होता है। फाउंडर आप जानते हैं किसी भी चीज़ की नींव रखने वाले को कहते हैं। फिंगर आप जानते हैं उंगली को कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड है फंबल, और दूसरा मैंने बताया फ्लाउंडर। अब देखिए इसका मतलब ही फंबल, फंबल आप जानते हैं जो लोग बोलते समय लड़खड़ाते हैं या कह लीजिए सही से उसको प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते, उसके लिए फंबल वर्ड यूज किया जाता है। गड़बड़ाना या इस तरीके से बोलना कि समझ में ना आए, अटकने वाली भाषा, तो वो सिर्फ स्पीच के लिए आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्लाउंडर, है ना। तो फ्लाउंडर टिक करिएगा इस ऑप्शन है। इसीलिए मैं देखिए बाकी जो ऑप्शन है उसको भी आपको बता रहा हूँ ताकि कहीं पर अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप फिर यूज कर सके। जी थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। लिखा है हैविंग नो ब्लेसिंग हु फ्लर्ट्स, हाँ सॉरी, हैविंग नो बिगनिंग हु फ्लर्ट्स, दैट इज ट्राइज टू अट्रैक्ट पीपल एंड मेक एडवांसेस इन हाउ सिंपली टू सेटिस्फाई हर वैनिटी, इटर्नल, ऑब्सक्योर, यूनिवर्सल और इमेजरेबल। अब देखिए सेंटेंस बड़ा है लेकिन इस पूरे के लिए एक वर्ड में अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर सही है। इसमें ए बी सी डी अगर आप देखें तो बी का, मैं इसलिए सारे वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बी का मतलब है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब जैसे ऑब्सक्योर होता है कोई भी चीज मुश्किल या जटिल होती है उसे ऑब्सक्योर कहते हैं। इमेजरेबल, डी ऑप्शन जो है आपका, इमेजरेबल जिसको मापा ना जा सकता हो। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, और इटर्नल, शाश्वत हिंदी में कहते हैं। और इस सेंटेंस का जो आंसर है वो इटर्नल ही है, यानी कि जिसकी बिगनिंग का ही पता ना हो कि कब से शुरुआत हुई है, जिसको आप कहते हैं अनादिकाल से चला आ रहा है कोई भी चीज़ हो, तो इटर्नल कहते हैं उसको, है ना। जैसे कहते हैं गॉड इज इटर्नल, तो उस सेंस में यहाँ पर इटर्नल वर्ड का यूज किया जाएगा। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर लगाइएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए आ गया। लिखा है कि लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म। बताइए, यानी कोई भी भाषा है उसे समझने में आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, क्योंकि उसका जो लिखावट है, उसकी जो फॉर्म है, जो संरचना है वो बैड है, बुरी है, खराब कह लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है रिटोरिक, सेकंड है जार्गोन, सी है पेंडेटिक, और डी इज वर्बेटिन। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा फट से कि विच इज करेक्ट। देखिए मैं आपको इसमें बताऊं इसका जो आंसर होगा, अच्छा पीडेंटिक पहले समझ लिए। पीडेंटिक इसमें बहुत आता है आपके एग्जामिनेशन में, एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है पीडेंटिक। इसका मतलब होता है पांडित्यपूर्ण भाषा, यानी कि ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज जिसमें नॉलेज का आडंबर यानी कि दिखावा बहुत किया जाता है, वो पीडेंटिक कहलाती है। और रिटोरिक जो होती है, रिटोरिक ऐसी लैंग्वेज होती है, या कह लीजिए रिटोरिक कुछ फिल्म्स भी होती हैं या डायलॉग्स भी होते हैं जिनका जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। रिटोरिक यानी कि आंसर नहीं दिया सकता। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जार्गन, JARGON। इसमें जार्गन को टिक कर दिएगा। हिंदी में इसको कहते हैं क्लिष्ट भाषा। क्लिष्ट का मतलब उसका जो लिखावट है या उसका जो फॉर्म है वो बहुत ही जटिल है, समझने में नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, उसे जार्गन कहते हैं। ठीक भाई, नंबर 5 क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। जी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ते हैं। लिखा है कि सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल, एसेंशियल टू लाइफ बट मे कॉज डिजीज। बताइए। ए ऑप्शन है वायरस, अमीबा, बैक्टीरिया और टॉक्सिन। बताइए भाई।
देखिए इसमें ऑप्शन जो आपको दिए हैं उसको पढ़िए और देखिए तो आपको ये लगेगा कि अमीबा क्या है। अमीबा को प्लांट मानते हैं, एनिमल मानते हैं? अमीबा को एनिमल माना जाता है। ऐसे ही वायरस को भी टॉक्सिन जहर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन बैक्टीरिया लिखा हुआ है वो होगा। वायरस का मतलब होता है विषाणु और बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। तो बैक्टीरिया इज करेक्ट ऑप्शन जी। नंबर 6। जी नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं साथ में। लिखा है कि रिलेशनशिप बाय ब्लड एंड बर्थ। देखिए कुछ रिलेशन होते हैं वो आप इस दुनिया में आने के बाद तय करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो आपके जन्म से ही या जन्म के पहले, जन्म लेते ही आपको वो स्थापित हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बाय ब्लड एंड बर्थ, खून का रिश्ता हो, जन्म से रिश्ता हो, ऐसे वो क्या कहेंगे? पहला है पेरेंटेज, एफिलिएशन, कॉन्सैंग्विनिटी और नेपोटिज्म। बताइए, क्लिक करिएगा, टिक करिएगा कि किस आंसर पे जाएं जल्दी से। अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है पेरेंटेज, तो पेरेंटेज क्या होता है? अब इसमें पेरेंट्स होते हैं तो जन्म से आपके साथ जुड़ जाते हैं, बात सही है। लेकिन उसमें एक चीज़ और लिखी है, बाई ब्लड एंड सिंस बर्थ। तो बर्थ से जो जुड़ते हैं वो भाई बहन के रिश्ते होते हैं, जिसको आप कॉन्सैंग्विनिटी कहते हैं। सी, संयुग्मता हिंदी में कहा जाता है। तो सी ऑप्शन टिक करिएगा इसमें। ठीक है भाई, चलिए 6 के। और नेपोटिज्म तो आप जानते ही हैं, जो भाई भतीजावाद होता है उसको कहते हैं नेपोटिज्म। ठीक, चलिए जल्दी से आगे हम लोग अपने 7th क्वेश्चन पे। लिखा है द आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेस इनटू ऑर्नामेंटल शेप्स। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, या बुशेस मतलब झाड़ियाँ होती हैं, उसको सजाने, मतलब ऑर्नामेंट का मतलब सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी कटिंग की जाती है डिफरेंट शेप्स में। आप देखिए कहीं पर ट्राइंगल बनाते हैं, कहीं पर वो गोला यानी स्फेयर बना देते हैं, या कहीं पर किसी चीज़ का रूप दिया जाता है झाड़ियों को। बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग होती है इनके, बड़े बड़े आप देखिए लॉन्स होते हैं, उसमें ये सब काम किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? पहला है हॉर्टिकल्चर, दूसरा है बोनसाई, तीसरा है स्टोइक और चौथा है हर्मिट। अब देखिए स्टोइक और हर्मिट, ये दो ऑप्शन तो इससे मैच बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टोइक का मतलब होता है द पर्सन हु एक्सपीरियंसेस द प्लेजर एंड पेन विद द सेम फीलिंग। यानी कि जो दुख और सुख को बराबर से महसूस करता है उसके लिए स्टोइक वर्ड आता है। तो यहाँ मतलब नहीं है। उसके बाद एक वर्ड लिखा था हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है साधु, है ना, हर्मिट। और COD हो गया। ए और बी जरा ऑप्शन दिखा दीजिए। हाँ, इसमें हॉर्टिकल्चर और बोनसाई दो वर्ड लिखे हैं। एक लिखा है हॉर्टिकल्चर और एक है बोनसाई। तो हॉर्टिकल्चर और बोनसाई ये दोनों ही बागवानी से संबंधित हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, यहाँ पर हम नई नई किस्म की प्रजातियाँ उस पर मतलब क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। आप देखिए गेहूं की या चावल की या जो प्लांट्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उसकी नई नई उन्नत किस्में उपजाई जाती हैं। तो ये सब काम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करता है। ठीक। बोनसाई में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं या बुशेस होते हैं उसको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो साइंस है या कह लीजिए ब्रांच है, उसे बोनसाई कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। लिखा है कि पढ़ देते हैं आपके लिए। लिखा पर्सन ऑब्सेस्ड विद एक्सक्लूसिवली वन आइडिया और सब्जेक्ट। यानी कि एक इंसान जो है वो पर्टिकुलर किसी एक आइडिया के लिए या किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के क्या हो, बहुत ही ऑब्सेस्ड हो। ऑब्सेस जानते हैं? ऑब्सेस का मतलब होता है सोते जागते हमेशा उसको वही ख्याल आता है, उसे ऑब्सेशन कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? क्रेजी, क्लेप्टोमेनियाक, मोनोमैनियाक या निम्फोमैनियाक?
अब देखिए इसमें बहुत ही जल्दी आप आंसर पे पहुंच पाएंगे अगर आपको ये वर्ड पता हो। कौन सा? मोनो। देखिए मोनो का मतलब होता है वन, डाई मतलब होता है टू, ट्राई मीन्स थ्री। तो मोनोक्रोमेटिक, या यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है कौन सा? मोनोमैनियाक, यानी कि मेनिया आप जानते हैं जिसके ऊपर धुन सवार हो जाती है। मोनो मतलब किसी एक चीज को लेकर के। तो एक इंसान जब किसी एक आइडिया को लेकर के या एक चीज के पीछे एक विषय को लेकर के क्या हो, पागल सा हो जाए, तो उसे मोनोमैनियाक कहा जाता है। जैसे बहुत से लोगों को होता है, धुन सवार हो जाती है कि उन्हें एक्टर बनना है तो वो मुंबई भाग जाते हैं, सिंगर बनना है, डांसर बनना है या क्रिकेटर बनना है। तो एक चीज को लेकर के जो ऑब्सेशन होता है वो मोनोमैनियाक कहलाता है। ठीक है भाई, क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। डाई मीन्स टू होता है, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रा मीन्स चार, पेंटा मीन्स पांच। चलिए देखिए इसी पीछे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, पढ़ते हैं साथ में। लिखा है द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। सेसेशन का मतलब किसी चीज की रोकथाम या रोक होती है जिस पर लगाम या अंकुश लगाया जाता है। ऑफ वॉरफेयर यानी युद्ध विराम कह लीजिए। बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड यानी कि संधि पर हस्ताक्षर होने से पहले वो जो युद्ध के लिए रुकावट कह लीजिए या रोक लगाई जाती है, युद्ध विराम कहते हैं एक तरीके से, उसे क्या कहा जाता है? पहला है एफिडेविट, दूसरा है एग्रीमेंट, तीसरा है आर्मिस्टिस और चौथा है एमनेस्टी। तो एफिडेविट तो आप जानते हैं क्या होता है, हलफनामा कहते हैं। दूसरा एग्रीमेंट समझौता हो गया। एमनेस्टी जो होता है वो क्षमादान होता है। तो इसमें आर्मिस्टिस को टिक करिएगा, सी ऑप्शन सही है आपका। यानी कि युद्ध से पहले, सॉरी युद्ध संधि से पहले जो युद्ध विराम की घोषणा की जाती है उसके लिए आर्मिस्टिस वर्ड यूज करें। ठीक, चलिए लास्ट ऑफ टुडे 10th है आपके स्क्रीन पर। स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, बहुत छोटा सा है लेकिन ये आया हुआ है आपके एग्जामिनेशन में पहले, इसीलिए मैंने कहा इसको देख लेते हैं। स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, बताइए। इसमें ऑप्शन है चंक है, चिप है, स्क्रैप है और बिट है। देखिए स्क्रैप आप सबको पता है, स्क्रैप का मतलब जो कबाड़ होता है उसे कहा जाता है। चंक एक प्रकार का टुकड़ा होता है, बिट भी एक चीज का हिस्सा होगा। तो इसमें आप भी जानते हैं चिप्स आते हैं, पोटैटो चिप्स आप देखिए बहुत सी कंपनी बनाती हैं चिप्स। तो पोटैटो चिप्स जो होता है वो इसमें आंसर हो जाएगा चिप इसका। ठीक है, एक तरीके से चिप, टूटा हुआ भाग, एक आलू होता है उसका जो हिस्सा निकाल दिया जाता है तो वो चिप बन जाता है। ठीक, तो देखिए आज आपके 10 वर्ड्स मैंने आपसे कहा था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कराएंगे, तो ये 10 वर्ड्स हो गए आपके वोकेबलरी का पार्ट। अच्छा, इसमें अभी जो नेक्स्ट क्लास में जो टाइम है आपका 10 मिनट का, उसमें मैं आपको जो कल भी कराया था एडियम्स एंड फ्रेज, मैं कुछ एडियम्स यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ और मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो ये 10 वन वर्ड्स हो जाएंगे और 5 आपको एडियम्स फ्रेज में करा दे रहा हूँ बोर्ड पे लिख करके। तो इससे आपका वोकेबलरी का सेशन जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लोग आज लाइव हैं, कल सैटरडे को जो उसका सेशन रखेंगे तो उसमें जो मैंने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे आपको। तो उस दिन जरूर लाइव होइएगा ऑन सैटरडे। ठीक, चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक, इसमें पहला है टू कट द गोल्डियन नॉट। टू कट द गोल्डियन नॉट, बताइए। ये फ्रेज आपने पढ़ा होगा, एडियम्स कई बार पूछा भी गया, और आपको बता दें कि एडियम्स एंड फ्रेज जो होते हैं वो जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उससे रिपीट बहुत होता है। इसलिए आप इसको जब भी पढ़ें तो उसका एक रिव्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर इसमें प्रैक्टिस करिए। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है टू कट द गॉर्डियन नॉट। नॉट मीन्स गांठ होती है। गॉर्डियन नॉट मतलब कोई ऐसी गुत्थी हो जिसको बहुत ही सुलझाना मुश्किल हो, तो उसे कहते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट। यानी कि आपने एक ऐसी गुत्थी सुलझा ली थी जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक या कॉम्प्लेक्स थी। यानी कि इसको अगर लिखा होगा तो लिखा होगा टू रिजॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड इशू।
टू रिजॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड इशू। ठीक है, तो यानी कि कोई ऐसी थी, कोई ऐसा मुश्किल सवाल था तो जो आपने सुलझा लिया है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट, यानी कि कोई मुश्किल चीज थी, कोई मुश्किल सवाल था, उसको आपने हल कर लिया। ठीक, कट द गॉर्डियन। और देखिए एक आया था, माइंड योर पीज एंड क्यूज, ये ऐसे पूछा गया था। माइंड योर पीज एंड क्यूज, यहाँ पर अल्फाबेट पी और क्यू को प्लूरल ना समझिएगा, ये पॉजिटिव केस बनाया गया है। माइंड योर पीज एंड क्यूज, बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब। माइंड योर पीज एंड क्यूज, देखिए इसका मतलब ये होता है, यानी कि आप जो अपना व्यवहार है उसको संयमित करिए, यानी कि अपने तौर तरीके जो है वो व्यवहारिक तरीके से करिए। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्डियल बिहेवियर, या आपने सुना होगा एटिकेट्स एंड मैनर। एटिकेट्स, जो मैनर्स की बात होती है, एटिकेट की बात होती है, वो इसमें आता है। ठीक, संयमित व्यवहार के लिए आता है। माइंड योर पीज एंड क्यूज, यानी कि आपको अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना चाहिए, यानी कि ख्याल रखना चाहिए कि आपके उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, किसी के घर गए तो वहाँ पर पेश आने का तरीका, दैट इज कॉल्ड माइंड योर पीज एंड क्यूज। ठीक, और देखिए एक था हर क्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क, ये भी आपका एक फ्रेज है जो बहुत ही पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो हरक्यूलियन टास्क अगर लिखा है तो बताइए इसका क्या मीनिंग निकल के आता है। देखिए हरक्यूलियन टास्क, आप देखिए एक साइकिल भी इंडिया में आती थी, उसका नाम था हरक्यूलिस साइकिल, और उसमें एक आदमी था, वो पूरी ग्लोब अपनी पीठ पे उठाए हुए था, उसको ऐसा दिखाया गया है। एक्चुअल में हरक्यूलिस जो है वो यूरोपियन गॉड हैं, जिनको पावर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो हरक्यूलियन टास्क वहीं से लिया गया। हरक्यूलियन का मतलब कोई ऐसा टास्क जो बहुत ही मुश्किल हो, यानी कि डिफिकल्ट टास्क के सेंस में आता है हरक्यूलियन टास्क, यानी कि इंग्लिश में आप कहें तो डिफिकल्ट टास्क। टास्क मतलब समझते हैं, जो काम आप हाथ में ले लेते हैं वो टास्क बन जाता है, और जो वर्क होता है वो तब तक रहता है जब तक उसको आपने अपने हाथ में ले लिया होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड टास्क। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही मुश्किल काम जो आपने अपने हाथ में ले लिया होता है, उसे कहते हैं हरक्यूलियन टास्क। करेक्ट है। जी, और देखिए ये मैं मार्क कर रहा हूँ, 3 स्टार बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है, कल मैंने ब्लू पढ़ाया था, उसी में एक वर्ड है ब्लू स्टॉकिंग। ये बताएगा ब्लू स्टॉकिंग का क्या मीनिंग होता है। ब्लू स्टॉकिंग, फटाफट आंसर करिएगा। इंग्लिश में अगर ब्लू स्टॉकिंग लिखा हुआ है एक फ्रेज में इडियम फॉर्म में, तो इसको लिटरल शब्दों में अगर देखें तो किस फॉर्म में है, इसको कैसे रिप्लाई करेंगे बताइए। देखिए ब्लू स्टॉकिंग जो होता है, ये इसको हिंदी में कहते हैं पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला, है ना। पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला मतलब एजुकेटेड लेडी के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। और इसमें एक वर्ड और जोड़ दिए, एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल लेडी। पढ़ी लिखी के साथ साथ इसमें इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए, खाली डिग्री वाली बात नहीं है, मतलब शिक्षित भी हो के साथ साथ वो इंटेलेक्चुअल भी हो, बुद्धिमता भी हो जिसके अंदर। इस तरह की जो लेडी होती है उसके लिए ब्लू स्टॉकिंग वर्ड यूज करते हैं। आप देखिए अपने वैदिक पीरियड में जो स्त्रियां होती थी उनको बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त था, पढ़ी लिखी भी थी, शिक्षित भी थी और इंटेलेक्चुअल भी थी, पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त था। चाहे आप देखिए गार्गी मानदाता का नाम आता है उसमें, है ना। तो इस तरीके की जो लेडी होती थी उनको हम एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल दोनों मानते हैं। ठीक है, और मिडिवियल एज में, मध्ययुगीन भारत में आप देखिए इनका जो स्थान है बहुत ही डिक्लाइन हुआ है, गिरावट आई है। तो एक सेंटेंस मैंने आपके एग्जामिनेशन में देखा था, उसमें पूछा गया था
कि ब्लू स्टॉकिंग्स वर रेयरली फाउंड इन मिडीवियल टाइम्स, यानी कि मध्ययुगीन भारत में इस तरह की जो महिलाएं थी उनका पाना बड़ा ही मुश्किल था। रेयरली, रेयरली मतलब ना के बराबर जिसको आप कहते हैं। तो याद रखिएगा, ब्लू स्टॉकिंग जो है पढ़ी लिखी शिक्षित महिला, इंग्लिश में कहें तो इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड लेडी के लिए आता है। इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड लेडी। अच्छा चलिए और देखते हैं। इसमें जैसे मान लिया लिखा हुआ है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन मतलब हरा, हॉर्न मतलब जैसा आप जानते हैं एक वो हॉर्न जो टैक्सी टेम्पो या ट्रक में लगा होता है बजाने वाला, भोंपू जिसको आप कहते हैं, और एक हॉर्न का मतलब सींग होता है जो जानवरों की सींगें होती हैं। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? हरी सींग वाला या हरी सींग? नहीं, क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं। ग्रीन किसको कहते हैं? जैसे आप देखिए पेड़ों पर नई नई पत्तियां जो आती हैं वो ग्रीन होती है, हाँ? तो ग्रीन कलर जो होता है वो बिगनिंग को बताता है, शुरुआत को बताता है। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि वो व्यक्ति जिसको अनुभव कम हो, यानी कि एकदम नया नया सीखने वाला हो, जिसको अनुभव कम हो, उसे ग्रीन हॉर्न कहा जाता है, इन एक्सपीरियंस पर्सन। या इसके लिए एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं टाइरो, या वन वर्ड वो सिनोनिम्स में आपके यहाँ आता है नोविस, टायरो, नोविस या फिर नियोफाइट। नियोफाइट, फाइन। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको सिनोनिम्स यानी कि वहां पर काम आएंगे। यहां पर ग्रीन हॉर्न के लिए आप देखिएगा जो ऑप्शन इसमें लिखा हो जिसको बहुत ही कम अनुभव हो किसी काम को करने का, उसके लिए ग्रीन हॉर्न वर्ड यूज कर सकते हैं। नौसिखिया या कह लीजिए एकदम नया नया हो जिसको अनुभव की कमी हो, उसके लिए ग्रीन हॉर्न वर्ड का यूज किया जाता है। अच्छा चलिए, ग्रीन से एक और है जो आपके एग्जामों में पूछा गया है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन मतलब हरी आंखों वाला शैतान, है ना, यही तो निकला। ग्रीन आइड मतलब आंखों वाला, मॉन्स्टर मतलब शैतान होता है। तो व्हाट डज इट मीन, क्या मीनिंग होगा इसका? हरी आंखों वाला शैतान से क्या मतलब है? हरी आंखों वाला शैतान, देखिए इसमें हरी आंखों वाला शैतान का मतलब जनरली आपने देखा होगा आंखें कैसी, आंखों का रंग जो होता है वो काला, या रेयर केस में किसी का नीला भी हो सकता है। लेकिन हरी आंखों वाला शैतान, इसका क्या मतलब होगा? ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसका मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्यालु व्यक्ति। यानी कि आप क्या लगते हैं ग्रीन आइड का मतलब स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए आता है। यानी कि जब किसी भी चीज को देख करके आपके मन में ईर्ष्या की भावना आती है तो आपकी आंखें जो है वो हरी हो जाती हैं। आपको नहीं दिखेगा, सामने वाले को दिखेगा कि आपकी आंखों का रंग हरा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर जलन की भावना है। जब आप किसी से द्वेष रखते हैं तो उसे स्पाइटफुल कहते हैं। स्पाइट मतलब ईर्ष्या होती है, फुल मतलब भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा इंसान, उसके लिए आएगा ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अच्छा, ग्रीन से एक और है, ग्रीन थम। ग्रीन थम, ठीक है। आप देखिए ग्रीन मतलब हरा, थम मीन्स अंगूठा होता है। तो अब हरा अंगूठा क्या मतलब होगा इसका? देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो इडियम फ्रेज हैं वो पॉपुलर इसलिए होती हैं क्योंकि वो पिछले कई समय से भूली गई हैं, प्रचलित हैं, और पर्टिकुलर किसी घटना पर आधारित होती हैं, इसी से वो आगे उनका यूज किया जाता है। तो ग्रीन थम का मतलब बताइएगा, हरा अंगूठा का क्या मतलब होगा? तो हरा अंगूठा बताओ भाई, हरा अंगूठा मतलब क्या होगा? ग्रीन थम, ठीक। ग्रीन थंब का मतलब ये हुआ कि आप देखिए बहुत से लोगों को बागवानी का शौक होता है, यानी कि वो अपने घर में गार्डन बनाए होते हैं, बागवानी करते हैं, थोड़ा सा लॉन बना देते उसमें दिन भर अपना वो खुरपी लेके रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको बागवानी करने का प्राकृतिक रूप से क्या होता है, शौक होता है,
उनके लिए वर्ड किया जाता है, यूज किया जाता है ग्रीन थंब, यानी कि नेचुरल इंटरेस्ट, नेचुरल इंटरेस्ट इन किसमें, गार्डनिंग। जो गार्डन होता है उससे वर्ड बना है गार्डनिंग, बागवानी करने का जो एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इंटरेस्ट होता है, उनके लिए वर्ड करते हैं, वो यूज करते हैं ग्रीन थंब यानी कि हरा अंगूठा। सही है। देखिए कलर्स से, कल मैंने आपको ब्लू से बताया था, आज ग्रीन से बता रहे हैं। इसी में एक और है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसको मैं 5 स्टार रैंकिंग में कर रहा हूँ, इसे कहते हैं इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट, और बहुत पॉपुलर है, बहुत कई बार पूछा गया आपके एग्जाम से। बताइएगा अगर इन ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट। बताइए इन ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मीनिंग निकल के आएगा। इसका मीनिंग जैसे देखिए व्हाइट बोर्ड पे मैंने ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, तो अगर एक सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है कि गिव मी योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब अब इसका मतलब क्या, अपनी एप्लीकेशन मुझे काली सफेद करके दो, नहीं, अपनी एप्लीकेशन मुझे लिख करके दो। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग या इन रिटन फॉर्म या इन प्रिंटेड फॉर्म, यानी कोई भी चीज अगर लिखित रूप में हो या प्रिंटेड फॉर्म में हो। आप देखिए जितने भी न्यूज़पेपर निकलते हैं वो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से ही छापे जाते हैं, या अधिकतर आप किताबें देखें, बुक्स देखें, वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से पब्लिश किया, प्रिंट की जाती है। तो इन ब्लैक एंड वाइट, और ये भी देखिए आपका ये बोल्ड है, वाइट बोर्ड पर मैंने ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, इसका मतलब इन ब्लैक एंड वाइट जब कभी भी यूज करते हैं, इसका मतलब कोई भी चीज कैसी हो, रिटन फॉर्म में हो या प्रिंटेड फॉर्म में होगी, तब उसे कहा जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और देखिए ठीक, तो हम लोग कर रहे थे इडियम्स एंड फ्रेज, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए हिंदी भी आपको बताते चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट फ्रेज है आपके लिए, देखिए ब्लैक से बना है ब्लैक शीप, SHEEP शीप। बताइए अगर ये लिखा हो ब्लैक शीप तो क्या आएगा इसका मतलब। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब वो होता है, जैसे आप देखिए हर घर परिवार में या इस तरीके में समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कहा जाता है कि वो ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट मतलब बदनुमा धब्बा या काला दाग कह लीजिए, तो डिफेम पर्सन के लिए आता है। ब्लैक शीप का मतलब डिफेम्ड पर्सन, ब्लैक शीप कहलाता है, डिफेम्ड पर्सन के लिए आएगा, करेक्ट है, तो याद रखिएगा। अब ब्लैक शीप का मतलब डिफेम्ड पर्सन। इडियम्स एंड फ्रेज में इस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे इडियम्स या फ्रेज ऐसे होते हैं कि जिसमें जो हिंट वर्ड है वो आपको, मतलब एक वर्ड ऐसा होता है जो उसमें हिंट करता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे मान लिया लिखा हुआ है अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड, ठीक। अब देखिए इसमें अंडर द क्लाउड का मीनिंग क्या होगा बताइए। क्लाउड मीन्स क्या होता है, बादल, अंडर द क्लाउड यानी कि बादल के नीचे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारी जगह तो धूप निकली हुई है, लेकिन जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां पर बादल का एक टुकड़ा है और आप उसके नीचे खड़े हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में, आप देखिए लोग कहते हैं कि आप शक के दायरे में या शक के घेरे में हैं, तो अंडर द क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में या शक के घेरे में, है ना।
तो इसका मतलब होता है अंडर द क्लाउड मीन्स अंडर सस्पिशन। अंडर सस्पिशन, सस्पिशन मतलब शक हिंदी में कहते हैं। तो शक या संदेह के दायरे में या घेरे में इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो जब आप यूज करते हैं अंडर द क्लाउड, वहां के लिए यूज किया जाएगा। अंडर द क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन। जी चलिए। तो देखिए मैंने इसीलिए ये सेशन रखा था आपका कि इसमें 10 शुरुआत में मैंने 10 आपको वन वर्ड्स कराए जो कि क्वेश्चनर के फॉर्म में थे, फिर एडियम्स एंड फ्रेज करा रहे। तो इसमें आज के दिन इसीलिए पूरा दिन रखा है कि आपका कम से कम एक सेशन कंप्लीट हो जाए किसका वोकेबलरी का, एक वंस इन अ डे। और याद रखिएगा ऑन सैटरडे जो है वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा। उसमें मैंने जो प्रोनाउन पूरा चैप्टर पढ़ाया आपको लास्ट वीक में, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो सेशन में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस कराएंगे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो उस पर बेस्ड होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी। तो उस सेशन को जरूर से अटेंड करिएगा, है ना, क्योंकि वो सेशन जब आप अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोनाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट जो यानी कि नेक्स्ट डे की क्लास होगी सैटरडे को, आप ज़रूर से ज़रूर जो है वहाँ पर लाइव रहिएगा उस सेशन में, ठीक है भाई। आज का जो इडियम फ्रेज का चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चला सॉरी, इसमें कुछ चीज़ें और बताते हैं आपको। देखिए कहते हैं ही इज़ अ वाइट एलिफेंट। देखिए वाइट एक वर्ड आ गया, कलर का नाम ये भी है, तो कलर के नेम से अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहते हैं ही इज़ अ वाइट एलिफेंट। बताइए क्या मीनिंग होगा इसका? अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी कहते हैं हिंदी में। तो जनरली आपने देखा होगा जो हाथी होते हैं वो कैसे होते हैं, जो ग्रे कलर के होते हैं नॉर्मली आपने देखा होगा, जो एशिया में पाए जाते हैं या अफ्रीका में। लेकिन वाइट एलिफेंट भी होते हैं जो रेयर होते हैं, मुश्किल से पाए जाते हैं, लेकिन इनकी भी एक प्रजाति है, स्पीशीज है वाइट एलिफेंट की। तो वाइट एलिफेंट का मतलब वो होता है, सफ़ेद हाथी उसे कहा जाता है जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप में या घर में, परिवार में या क्लब में या आप यहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनमें से कोई व्यक्ति एक ऐसा होता है जो बहुत ही कह लीजिए कि क्या होता है, अनयूजफुल, है ना, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप देखिए बहुत से लोगों को पुराने ज़माने की जो कार हैं उसको रखने का शौक होता है, जिसको हम लोग विंटेज कार्स कहते हैं, ठीक है। अब पुराने ज़माने की कार है तो उनका रख रखाव मेंटेनेंस बड़ा खर्चीला रहता है, लेकिन उसका यूज़ कब होता है? साल में एक दो बार जब कहीं प्रदर्शनी लगती है या विंटेज कार की रैली आयोजित की जाती है तब वो निकल कर ही आती हैं। यानी कि डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं उस कार का, लेकिन पूरे साल आप उस कार की मेंटेनेंस पर बहुत खर्च करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वाइट एलिफेंट वो चीज़ होती है जो कॉस्टली तो बहुत है, कॉस्टली है बट कॉस्टली बट अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, या आप कह लें यूजलेस, एक तरीके से यूजलेस है, लेकिन कॉस्टली भी है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस बहुत है, उसको कॉस्ट बहुत बियर करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग वाइट एलिफेंट वर्ड यूज कर, ठीक भाई। चलिए और देखिए अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब ऐसा दोस्त जो कैसा हो, वेदर, और कैसा वेदर हो, फेयर हो। फेयर मतलब साफ, यानी कि जब मौसम एकदम साफ हो तब वो आपके साथ हो, और जैसे ही आपके ऊपर मुश्किल हालात आ जाएं या परेशानियों के बादल आ जाएं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, या हिंदी में कहते हैं, आपने सुना होगा लोग कहते हैं वह सुख का साथी है। यानी कि जब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, जब आपका पर्स भरा हुआ होगा तो वो आपके साथ होंगे, लेकिन जैसे ही मुश्किलों का दौर शुरू होगा तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए फेयर वेदर फ्रेंड यूज करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सेल्फिश फ्रेंड्स। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, मौका परस्त जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड है कौन सा, फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि
सुख में साथ देने वाले लेकिन मुसीबत के साथ में छोड़ देने वाले, उन्हें कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। चलिए और देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है और ये मैं यूज भी करता हूं अक्सर, लीव इन लर्च। लीव इन लर्च, लीव मतलब क्या होता है, छोड़ देना। अब यहां पर फ्रेज है इन लर्च, लीव इन लर्च, क्या मीनिंग होगा पता है इसका? लीव इन लर्च का मतलब ये होता है कि बीच रास्ते में या बीच मझधार में साथ छोड़ देना। यानी कि जब जिस इंसान को आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी और उसी समय जब आप उसे साथ छोड़ देते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं लीव इन लर्च। बीच रास्ते में या बीच मझधार में हाथ छुड़ा देना या साथ छोड़ देना, लीव इन लर्च यानी कि टू मेक अ डिस्टेंस when somebody is in need। यानी कि जब एक इंसान, जब एक somebody का मतलब कोई भी इंसान को जरूरत थी और आपने क्या किया, उससे दूरी बना ली, यानी उससे हाथ छुड़ा लिया, चले गए, हट गए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लीव इन लर्च। लीव इन लर्च मौके पर साथ छोड़ देना, बीच मझधार में कहते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं, बर्न द बोट। बर्न द बोट सुना है आपने? बर्न मतलब आग लगा देना, जला देना, और बोट मतलब नाव। अब देखिए ये एक कहानी है छोटी सी, उससे लिया गया है बर्न द बोट, जिसका मीनिंग ये होता है कि बर्न द बोट कहाँ से लिया गया, इसके लिए कहानी छोटी सी है लेकिन फिर कभी सुनाएंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए। बर्न द बोट का मतलब होता है टू क्लोज ऑल द डोर्स टू बैकवर्ड, मतलब पीछे हटने के या पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर देना। इसका मतलब अब आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे जाने के लिए कोई कदम मतलब कोई रास्ता नहीं है आपके पास। इसके पीछे कहानी ये थी कि एक बड़ा राजा था, एक छोटा राजा था, जो दूसरे राज्य की सीमा पर जाकर के वहां पर सेनाओं से युद्ध करके उनकी जमीन को अपने कब्जे में कर लेता था। तो जब इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो जो छोटे देश का राजा था उसने क्या किया, जब उसे पता चला कि कल आक्रमण होने वाला है और वो आएंगे तो कब्जा हो जाएगा। अच्छा, उन दोनों के राज्य के बीच में एक नदी पड़ती थी, नदी को पार करके जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, जो छोटा राजा था उसने अपने राज्य के सभी नौजवान साथियों को बुलाया, सेना को तैयार किया और कहा कि आज रात को ही हमें नदी पार करके उस पार जाना होगा और वहां पर जो सेना है उसको अटैक करना होगा। तो राजा की आज्ञा थी, सारे लोग जो है वो नाव से उस नदी तक पहुंचते हैं, उस किनारे पे, और जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहाँ का जो कमांडर था, एक एलिया सेना अध्यक्ष था, उसने क्या किया, कहा कि बर्न द बोट, मतलब जिस नाव से तुम लोग अभी वापस सॉरी आए हो, इस नाव को जला दो। तो नाव जला दी गई। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपने घर वापस लौटना है तो तुम्हें युद्ध करना होगा और इनकी जो नावें हैं इनके द्वारा तुम पीछे जा सकते हो, वापस जा सकते हो। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था पीछे लौटने का। तो ये फ्रेज वहीं से लिया गया, बर्न द बोट, यानी कि पीछे की चीज़ों को ख़त्म कर देना ताकि आप मुड़ करके वापस ना लौटें और आगे की तरफ बढ़ते रहें और प्रयास करें तो जीत भी हासिल हो सकती है। तो ये फ्रेज वहीं से लिया गया है बर्न द बोट का, टू क्लोज ऑल द डोर्स टू बैकवर्ड, यानी कि पीछे रास्ते, रिट्रीट इसका एक वर्ड में अगर आप कहें तो इसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब ही होता है पीछे हटना या पीछे कदम बढ़ा देना, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विड्रॉ कर लेना, एक तरीके से छोड़ देना मौके को, है ना। चलिए चलिए आज का सेशन देखिए, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है आपका, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें थी वोकेबलरी के फॉर्म में, आज का पूरा क्लास था वो समझ में भी आया होगा, ठीक है। और इसी तरीके तैयार करिएगा वोकेबलरी। और फिर आपको एक बार रिमाइंड करते हैं कि नेक्स्ट क्लास सैटरडे को जो होगी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज बेस्ड होती है प्रोनाउन पर, वो डिस्कस की जाएगी। तो आप सबसे है कि उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास मैथ की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।